Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पर बात करने वाले हैं. क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्या दो लोग एक ही गोल रख सकते हैं लेकिन उस गोल तक पहुंचने का उनका रास्ता कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. सोचिए, दो स्टूडेंट IAS बनना चाहते हैं. एक कहता है कि रोज़ 8 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा. दूसरा कहता है कि मैं ना अग्रेसिव स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, जल्दी और रिस्क लेकर प्रिपेयर करूंगा. तो गोल तो सेम है, मेथड्स अलग हैं. एग्जैक्टली ना यही सिचुएशन थी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच. दोनों भारत को आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन ना उनके मेथड्स और विजन जो थे बहुत अलग थे. आज हम इसी आइडियोलॉजिकल क्लास को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आफ्टरमाथ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्या हुआ? 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हो गया था. फिर कांग्रेस के अंदर ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया. बहुत से लीडर सोच रहे थे कि अब आगे क्या. तो क्या फिर से मास मूवमेंट होगी, या इलेक्शन होगा, या कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा? इसी समय ना एक नई जनरेशन इमर्ज हुई, यंग लीडर्स के सोशलिस्ट आइडियाज़ और इंटरनेशनल डेवलपमेंट से इंस्पायर्ड. और इनमें सबसे प्रोमिनेंट नाम था सुभाष चंद्र बोस. बोस एनर्जेटिक थे, डायनेमिक और मिलिटेंट अप्रोच के सपोर्टर थे. उन्हें लगता था कि इंडिपेंडेंस के लिए ना फास्टर एक्शन चाहिए. तो होता है, अब बात करते हरिपुर सेशन के बारे में. 1938 में हरिपुर सेशन हुआ और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट बने. उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ दिए, जैसे कि प्लानिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेके, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन को लेके. उन्होंने डिमांड की कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाए. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ना इंडिया की प्लानिंग प्रोसेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिस्कशंस की रूट जो है ना वो उस समय में देखी जाती है, दिखती भी है. तो यूथ और लेफ़्ट विंग लीडर्स जो बोस जी थे वो बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे यूथ सुभाष चंद्र बोस से. तो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है फ्यूचर इंडिया को मॉडर्न, इंडस्ट्रियल और पावरफुल नेशन बनाना चाहते थे. तो इनिशियली ना गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया इनिशियली, लेकिन जल्द ही डिफरेंसेस सामने आने लग गए दोनों के बीच में. फिर होता है त्रिपुरी सेशन. हरिपुर सेशन में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो प्रेसिडेंट बन गए. ठीक है, अब त्रिपुरी सेशन उसके एक साल बाद होगा 1939 में. तो अब आते हैं टर्निंग पॉइंट पे. तो 1939 में ना त्रिपुरी सेशन हुआ. सुभाष चंद्र बोस जी जो थे फिर से कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े. उनके ओपोनेंट थे पत्ताभी सीतारमैया, जिनको ना गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे. और सरप्राइज़ ये है कि बोस इलेक्शन वापस से जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि पत्ताभी की हार मेरी हार है. अब सोचिए, पत्ताभी सीतारमैया जिस कैंडिडेट थे वो उनकी हार अगर हुई है तो मतलब मेरी हार हुई है. अब सोचिए, आप क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन जीत जाओ लेकिन पूरी क्लास कमेटी आपके अगेंस्ट हो. काम करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. एग्जैक्टली यही सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हुआ. प्रेसिडेंट तो वो बन गए, लेकिन ना वर्किंग कमेटी में गांधी जी लीडर डोमिनेट कर रहे थे. कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया. तो गांधी जी वर्सेस बोस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात कर लें तो इनका क्या डिफरेंसेस था. मीन्स एंड एंड्स में सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं. तो गांधी जी कहते थे कि मीन्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एंड्स. मतलब मीन्स एंड्स क्या है कि बेसिकली मान के चलो, एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि आपको मान के चलो आपको दिल्ली से शिमला जाना है. ठीक है, तो शिमला इज़ योर एंड, मतलब गोल है आपको वहाँ पहुँचना. मीन्स क्या होगा कि क्या क्या रास्ते हैं, तरीके हैं जिससे आप वहाँ पहुँच सकते हो. एक तो बाय रोड जा सकते हो ड्राइव करके, एक ट्रेन से जा सकते हो, मतलब डायरेक्ट है तोड़ के, जैसे भी एक ट्रेन का रास्ता हो गया, एक हो गया फ्लाइट से जा सकते हो, है ना. तो दैट इज़ मीन्स, मतलब आप कैसे रास्ते से जाते हो, क्या रास्ता चुनते हो उस एंड तक पहुँचने के लिए. तो यही है. गांधी जी का कहना था कि वो जो रास्ता है ना वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपको वहाँ डेस्टिनेशन यानी एंड को पाना है. मतलब मीन्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एंड. ट्रुथ और नॉन वायलेंस ज़रूरी है. बॉस कहते थे कि फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट है. फ्रीडम से ऊपर कुछ नहीं है, कोई मीन्स कोई एंड नहीं, फ्रीडम चाहिए.
अगर ज़रूरत पड़े तो स्ट्रॉन्गर मेथड भी यूज़ किया जा सकता है फ्रीडम पाने के लिए। दूसरा डिफरेंस इकोनॉमी के बेसिस पे देखें तो गांधी जी ना विलेज इंडस्ट्री की बात करते थे, खादी की बात करते थे, सेल्फ सफिशिएंट विलेज, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। वहीं पे बॉस जो थे वो बात करते थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लार्ज इंडस्ट्रीज, स्टेट प्लानिंग, इन सब की बात करते थे। सोशलिज्म की बात करें तो गांधी जी का मानना था मॉरल चेंज, क्लास हार्मनी। बॉस का मानना था सोशलिज्म, प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें। और रिलीजन की बात कर लें तो गांधी जी का डीपली स्पिरिचुअल थे गांधी जी, और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सेक्युलर स्टेट के सपोर्ट में थे। रिलीजन और पॉलिटिक्स को वो सेपरेट रखना चाहते थे। ठीक है। मास स्ट्रगल की बात करें तो गांधी जी कहते थे कि मूवमेंट ना केयरफुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बॉस कहते थे कि अभी स्ट्रगल शुरू करो, ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर के प्रेशर में है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा ब्रिटिश को यहाँ से निकालने का या एटलीस्ट उनको कमज़ोर करने का। फिर अब बात करते हैं कि बॉस ने रिज़ाइन क्यों किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन क्यों किया। बॉस जो थे ना इमीडिएट स्ट्रगल चाहते थे, गांधी जी और उनके सपोर्टर ग्रेजुअल अप्रोच प्रेफर करते थे। तो बोस जो थे ना, सुभाष चंद्र बोस, वर्किंग कमेटी के साथ ना काम नहीं कर पाए। फाइनली 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन कर दिया और ये कांग्रेस के हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। 1939 में वो त्रिपुरी सेशन हुआ, उसी में फिर वो मार्च में बने और अप्रैल में रिज़ाइन कर दिया 1 महीने में। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो मई 1939 में बॉस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। यहाँ से रिज़ाइन करके उन्होंने अपना एक बना लिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे लेफ़्ट विंग फोर्सेस को यूनाइट करना, वर्कर्स, पीजेंट्स और यूथ को मोबिलाइज करना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल को इंटेंसिफाई करना। बाद में ना सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस से बहुत बाहर निकलकर इंटरनेशनल अलायंस की तरफ बढ़े और आगे चलकर इंडियन नेशनल कह सकते INA का ना चैप्टर शुरू होता है। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे थोड़े मीन्स एंड एंड्स। ये तो कर लिया है हमारे ख्याल से, बट इसको क्विकली कर लेते चलो। सो मीन्स एंड एंड्स, सबसे पहले मीन्स एंड एंड्स, गांधी जी कहते थे मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एंड, मतलब अगर आपका गोल अच्छा है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉपर बनना चाहता है और चीटिंग कर लेता है तो मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन सक्सेस मीनिंगफुल होगी क्या? नहीं होगी। और इसीलिए गांधी जी कहते थे कि सत्य और नॉन वायलेंस का इसेंशियल वो मानते थे। बॉस का व्यू पॉइंट था कि थोड़ा डिफरेंट था। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था फ्रीडम पाना। उन्हें लगता था कि इफ़ द नेशन इज़ इनस्लेव्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड्स में बी नेसेसरी। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड्स जो होंगे वो नेसेसरी होंगे। ठीक है। फिर डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म पे बात करते हैं। गांधी जी का मानना था कि विलेज जो है ना, विलेज डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ गवर्नेंस, ट्रस्टीशिप को सपोर्ट करते थे कि रिच पीपल को ना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि वो ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और स्टेट प्लानिंग में बिलीव करते थे। उन्हें लगता था कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए ना स्ट्रॉन्ग स्टेट इंटरवेंशन ज़रूरी है ना। फिर इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर ले तो गांधी जी खादी, विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, सिंपल लिविंग, इन सब की बात करते थे। और बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिग इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक प्लानिंग की बात करते थे। उन्हें लगता था कि अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है ना तो इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम मेट्रो, स्टील प्लांट, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, बहुत शायद कहते हैं कि एग्जैक्टली दिस इज़ द डायरेक्शन इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स। रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म की बात करें तो गांधी जी डीपली रिलीजियस थे, है ना, लेकिन सब रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट भी देते थे। सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, मतलब उनके लिए ना रिलीजन मोरालिटी का सोर्स था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सेक्युलरिज्म के सपोर्टर थे। उन्हें लगता था कि रिलीजन ना एक पर्सनल मैटर है, स्टेट और रिलीजन अलग होने चाहिए, पॉलिटिक्स को ना रैशनल और साइंटिफिक प्रिंसिपल पर चलना चाहिए। विमेन एंड एजुकेशन की बात करें तो गांधी जी एजुकेशन
का ऑब्जेक्टिव था कि कैरेक्टर बिल्डिंग करना, सेल्फ रिलायंस करना, नई तालीम, प्रैक्टिकल एजुकेशन, वुमेन की पार्टिसिपेशन को वो सपोर्ट करते थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो वो मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन की भी बात करते थे। आपने ना रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में सुना होगा, जो इंडियन नेशनल आर्मी में ना वुमेन को मिलिट्री रोल देने में अपने टाइम से काफ़ी आगे की थिंकिंग थी। ये सुभाष चंद्र बोस की प्रोग्रेसिव थिंकिंग को दिखाता है। ठीक है, इफ़ वी क्विकली कंपेयर, सो गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, विलेज इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन, मॉरल पॉलिटिक्स एंड कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते थे। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे, स्टेट प्लानिंग की बात करते थे, साइंटिफिक आउटलुक एंड रैपिड एक्शन की बात करते थे। सो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो क्या हुआ। सो 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने ना पोलैंड पर अटैक कर दिया और 3 सितंबर को ब्रिटिश और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाइसरॉय लॉर्ड लिलिंथो जो थे ने अनाउंस कर दिया इंडिया इज़ ऑल्सो एट वॉर। लेकिन कोई ना कांग्रेस से पूछा, ना इंडियन लीडर से कंसल्ट किया, ना ही इंडियन लोगों से परमिशन ली। कांग्रेस लीडर को लगा कि ये तो इंडिया के सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट है। तो कांग्रेस ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आप डेमोक्रेसी बचाने के लिए वॉर लड़ रहे हो, लेकिन इंडिया का डेमोक्रेसी क्यों नहीं दे रहे। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। सो कांग्रेस ऑफर टू वाइसरॉय, क्या ऑफ़र दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस ने इमीडिएटली जो है ना अपोज नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि हम फैसिज्म के अगेंस्ट हैं, अगर ब्रिटिश जेन्युइनली डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं तो हम ना सपोर्ट देने को रेडी हैं, लेकिन ना कुछ कंडीशंस थी, जैसे इंडिया की फ्रीडम को रिकॉग्नाइज़ करो, वॉर के बाद ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, रियल पावर इंडियंस को दो। मतलब कांग्रेस कह रही थी कि रेस्पेक्ट दो और हम सपोर्ट देंगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस बहुत डिसअपॉइंट हो गई। तो वार्धा मीटिंग हुआ 1939 के अक्टूबर 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग वर्धा में हुई। यहाँ कांग्रेस ने फिर से डिमांड की, क्लियर वॉर एम दिया, रियल ट्रांसफॉर्म ऑफ पावर, और वार्निंग दी कि अगर डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई तो कांग्रेस मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर देगी। ये मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट थी। अब कांग्रेस का एटीट्यूड ना ज़्यादा कह सकते हो कन्फ्रंटेशनल हो गया था। रेजिग्नेशन की बात करते हैं हम। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि अक्टूबर-नवंबर 1939 के बीच कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया। तो याद रखिए 7 प्रोविंस यानी मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस इस वक्त का यूपी बोल सकते हो, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये रेजिग्नेशन एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थी। कांग्रेस कहना चाहती थी कि हम ब्रिटिश रूल के पपेट बनकर तो काम नहीं करने वाले। तो अब प्रोविंसेस ना दोबारा गवर्नर रूल के अंदर आ चुका था। सो डिबेट ऑन इमीडिएट मास स्ट्रगल, इस पे क्या था। अब कांग्रेस के अंदर एक नया डिबेट शुरू हुआ। क्वेश्चन था कि क्या अब तुरंत मास मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और लेफ्ट लीडर कहते थे बिल्कुल, ब्रिटेन वॉर में बिजी है, ब्रिटिश ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन गांधी जी कॉशियस थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अभी ना सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहा है, अभी मूवमेंट शुरू करना सही वक्त नहीं हो सकता है। उन्हें लगता था कि राइट मोमेंट का ना वेट करना चाहिए। फाइनली कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अभी इमीडिएट मास स्ट्रगल नहीं होगा, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, ये एक टेम्पररी पैसिव फेज़ है। उसके बाद भेजा गया ऑगस्ट ऑफर। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसीलिए 8 अगस्त 1940 को ऑगस्ट ऑफर दिया गया। मेन प्रोविज़न था कि वॉर के बाद ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस शुरू होगी, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इंक्लूड किया जाएगा, मोर इंडियंस इन एडवाइजरी काउंसिल रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ऑफ़र ना वेग था, कोई इमीडिएट ट्रांसफॉर्म ऑफ पावर नहीं था, कोई प्रॉमिस नहीं था एग्जैक्ट डेट की कब बनाएंगे। कांग्रेस ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश ना सिर्फ प्रोमिस कर रहे हैं, एक्चुअल पावर देने का तो अभी भी उनका कुछ ऐसा खास मूड है नहीं। कांग्रेस ने बोला कि हम तुम्हारे ऑफ़र को नहीं मानेंगे।
तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या था। ऑगस्ट ऑफर के बारे में बात करते हैं कि इनके मेन प्रोविजंस क्या थे। ठीक है, 8 अगस्त 1940 ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर में इंडियन जो है सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने ऑगस्ट ऑफर ब्रिटिश ने कहा कि वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, वॉर एडवाइजरी काउंसिल में और इंडियंस को जो है जगह दी जाएगी, प्रिंसली स्टेट भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का पार्ट होंगे। सुनने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि सब प्रॉमिसेस फ्यूचर के लिए थी, इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एग्ज़ाम के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अभी बस काम करते रहो। कांग्रेस को लगा कि ये तो सिर्फ वेग प्रॉमिस है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या था इसको लेके? कांग्रेस का रिएक्शन था, कांग्रेस ने ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस डिमांड कर रही थी इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, नेशनल गवर्नमेंट। कांग्रेस को लगा कि ब्रिटिश ना सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और ब्रिटिश रूल को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो। मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या था कि अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफ़र को वेलकम किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट में माइनॉरिटी की कंसेंट इम्पॉर्टेंट होगी। लीग को लगा कि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है और इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस और जो है बढ़ गए। इसकी एवैल्यूएशन एंड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ऑगस्ट ऑफर फेल हो गया, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये कांग्रेस को कन्विंस करता है ब्रिटिश वॉलंटियरली पावर ट्रांसफ़र नहीं करेगी और कांग्रेस धीरे धीरे कंक्लूड करती है कि मास मूवमेंट ही ब्रिटिश रूल को एंड कर सकता है। यहीं से फ्यूचर में क्विट इंडिया मूवमेंट की ग्राउंड वर्क तैयार होती है। ठीक है, अब इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं 1940 से 1941। अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? क्या तुरंत मास मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाए? नहीं, गांधी जी ने बहुत केयरफुली स्टेप लेना शुरू किया। उन्होंने स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्वेश्चन आता है वाई इंडिविजुअल? क्योंकि गांधी जी ना ब्रिटेन को एम्बैरस भी नहीं करना चाहते थे जब वो वॉर फाइट कर रहे थे, लेकिन अपना प्रोटेस्ट भी जो है रजिस्टर करना चाहते थे। एम क्या था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को असर्ट करना, ब्रिटिश वॉर पॉलिसी को पीसफुल ऑपोजिशन करना। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। लॉन्च हुआ 17 अक्टूबर 1940। उन्होंने ना पब्लिक स्पीच दी और ब्रिटिश वॉर पॉलिसी को अपोज किया। रिजल्ट क्या हुआ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जवाहरलाल नेहरू और हज़ारों सत्याग्रही भी अरेस्ट हुए। तो टोटल ना 25,000 से ज़्यादा सत्याग्रही अरेस्ट हुए, लेकिन मूवमेंट पूरी तरह से पीसफुल और डिसिप्लिन रहा। एक सवाल आता है कि मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप डायरेक्टली फ़ाइट नहीं कर सकते तो क्या आप अपनी डिसएग्रीमेंट पीसफुली एक्सप्रेस कर सकते हो ना? ऑफ कोर्स कर सकते हो। और इंडिविजुअल सत्याग्रह एग्जैक्टली यही सिखाता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी एक पावरफुल पॉलिटिकल वेपन हो सकता है। गांधी डेजिग्नेटेड नेहरू एज सक्सेसर। इस पीरियड की एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि नेहरू के पास ना मॉडर्न आउटलुक है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है और फ्यूचर इंडिया को लीड करने की कैपेसिटी है। ये डिसीजन कांग्रेस के फ्यूचर लीडरशिप ट्रांजिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, फिर अब जो है हम बात करेंगे कि क्यों क्रिप्स मिशन भेजा गया था। रीज़न क्या थी, वजह क्या था? तो 1942 तक वर्ल्ड वॉर 2 का सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुका था। जापान ना रैपिडली एशिया में एडवांस कर रहा था। सिंगापुर और बुर्मा पर ना जापानीज़ कंट्रोल हो गया और अब इंडिया भी ना डेंजर जोन में आ रहा था। ब्रिटेन को रियलाइज़ हुआ कि अगर इंडिया का सपोर्ट नहीं मिला तो वॉर जीतना मुश्किल हो सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना भी ब्रिटेन पर प्रेशर डाल रहे थे कि इंडियंस को कुछ पॉलिटिकल कंसेशन दिया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एनवॉय भेजा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। मिशन का मेन पर्पस था कि इंडियंस को फ्यूचर में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस देकर वॉर सपोर्ट लेना। ध्यान दीजिए कि फ्यूचर प्रॉमिस, इमीडिएट पावर नहीं, और यही सबसे बड़ा इशू बन गया। मेन प्रपोजल क्या था क्रिप्स मिशन का?
तो अब देखते हैं कि ब्रिटिश ने ऑफ़र क्या दिया। पहला कि वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, मतलब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह सेल्फ गवर्निंग स्टेटस। दूसरा कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना सब। तीसरा कि सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज कि प्रोविंस चाहे तो इंडियन यूनियन से बाहर रह सकती है, यानी जो ऑप्ट आउट कर सकती है। यही से ना पार्टीशन का पॉसिबिलिटी दिखने लगा। फोर्थ था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूशन काउंसिल में ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन रियल पावर ना ब्रिटिश के पास ही रहेगी। सो इमेजिन करो कि आपको स्कूल का मॉनिटर बना दिया गया, लेकिन सारे डिसीजन प्रिंसिपल ही ले रहे हैं, तो फिर क्या बात हुई, है ना। तो क्या आपको रियल अथॉरिटी मिली? बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम फेस कर रही थी, ठीक है। अब रिएक्शन क्या था क्रिप्स मिशन को लेके? सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का रिएक्शन क्या था। इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, हर पॉलिटिकल ग्रुप ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया, बट फॉर डिफरेंट रीज़न। कांग्रेस ने कहा कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर कहाँ है, गवर्नर जनरल के पावर क्यों कंटिन्यू रहेंगे, है ना, और प्रोविंस को ऑप्ट आउट करने का राइट क्यों दिया जा रहा है। तो कांग्रेस को लगा कि ये तो इंडिया को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, और गांधी जी ने इस प्रपोजल को फेमस फेस दिया कि अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब कि ऐसा चेक जो फ्यूचर डेट का है और जिस बैंक के खुद डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उसने चेक दिया है, आज से तुम 5 साल बाद इस चेक को इशू कर सकते हो, और इस बैंक का खुद का होश ठिकाना नहीं है कि ये 5 साल टिकेगी भी कि नहीं, तो वैसा कुछ। तो ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या था? तो मुस्लिम लीग का रिएक्शन इंटरेस्टिंग था। लीग को प्रोविंसेस के ऑप्ट आउट क्लॉज में पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी नज़र आई, इसीलिए उन्होंने कुछ प्रोविंस को वेलकम किया, लेकिन फिर भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने डायरेक्ट पाकिस्तान का प्रॉमिस नहीं दिया था। हिंदू महासभा का रिएक्शन क्या था? उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि इंडिया को डिवाइड करने का ओपिनियन ही नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड इंडिया उनकी डिमांड थी। सिख का रिएक्शन क्या था? तो सिख भी जो है खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि पंजाब में उनके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने भी प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी क्रिप्स मिशन से सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अब आता है कि वाई डिड द क्रिप्स मिशन फेल, क्यों फेल हुआ, ठीक है। सो अब एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन, पहला रीज़न यही है कि कोई इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं था। दूसरा रीज़न कि प्रोविंस को ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिल गया। तीसरा रीज़न फेल होने का था कि प्रपोज़ल जो है ना वो वेग और एम्बिगुअस था, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रियल पावर देने के लिए रेडी अब भी नहीं थी। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि ट्रस्ट डेफिसिट था। इंडियंस को ना ब्रिटिश प्रोमिसेस पर अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पहले भी ना कई बार उन्होंने प्रॉमिस तोड़ दिए थे, तो अब इंडियन को पता था कि ये एक और बार तोड़ ही सकते हैं। सो इनके कंक्लूज़न एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट ना बहुत बड़ा था। इंडियन लीडर्स को फाइनली रियलाइज़ हो गया कि ब्रिटिश वॉलंटरली ना इंडिपेंडेंस नहीं देने वाले, और इसी डिसअपॉइंटमेंट में ने कुछ ही महीनों बाद जन्म दिया क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो याद रखिए कि क्रिप्स मिशन का एम था इंडियन सपोर्ट लेना। फ्यूचर प्रॉमिसेस दिए गए थे, इमीडिएट पावर नहीं। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिजेक्ट किया, मिशन फेल हुआ, और इसी फेल्योर ने क्विट इंडिया मूवमेंट का रास्ता तैयार किया। तो कभी कभी ना फेल नेगोशिएशन ही हिस्ट्री के सबसे बड़े मूवमेंट का कह सकते हो जन्म देती है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Till then, keep learning.